नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने बिना नाम लिए भारत को तख्तापलट का दोष दिया है। दरअसल वियोन न्यूज और बाकी हिंदी की वेबसाइट में ये चलाया जा रहा है कि ओली ने भारत के खिलाफ इस्तीफे के बाद भी जहर उगला है। रिपोर्ट दी जा रही है कि उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ता इसलिए गई क्योंकि उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के जन्म का विरोध किया था। ओली ने यह भी दावा किया, यह बताया जा रहा है कि अगर वो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताने की बात ना उठाते तो वो अब भी प्रधानमंत्री होते, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि किसी भी स्पष्ट और भरोसेमंद वेबसाइट पर यह खबर नहीं चलाई जा रही है। छानबीन की तो यह पता चला कि अभी यह खबर सही नहीं है, तो इन रिपोर्ट्स पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की आज देश के अंतरिम पीएम बनेंगी। कल आंदोलन से जुड़े 5000 जैन जी युवाओं ने वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उनके नाम पर सहमति बन गई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है, जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना और देश को नया जनादेश देना है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने जेएनजी और नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने और जल्दबाजी न करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि आज देश ऐसे हालात से गुजर रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुए। आप अब सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बालेन शाह ने कहा कि घबराएं नहीं, कृपया धैर्य रखें। देश में अब अंतरिम सरकार बनने जा रही है जो नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम केवल चुनाव कराना और देश को नया जनादेश दिलाना है। उन्होंने लिखा कि आपकी ओर से अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को समर्थन देना आपकी परिपक्वता, समझदारी और एकता को दिखाता है। मैं इसका दिल से सम्मान करता हूं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक अच्छा कदम है। घोष ने कहा यह काम सबसे पहले पश्चिम बंगाल में होना चाहिए था, लेकिन अच्छा है कि यह प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी इसे किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को कहा था इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। कुकीज़ो समाज से जुड़ी कई संस्थाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 13 सितंबर को संभावित मणिपुर दौरे का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत समारोह में प्रस्तावित डांस कार्यक्रम का विरोध किया है। इम्फाल एचमार विस्थापित समिति ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलना चाहिए। चुराचांदपुर की गंगटी छात्र संगठन ने भी कहा हम पीएम का स्वागत करते हैं, लेकिन आंसुओं के बीच नाच नहीं सकते। इम्फाल ईस्ट जिले के ग्रामीणों ने बताया कि हिंसा से आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं महिला संगठन इमागी मेरा ने मांग की कि पीएम अपने दौरे में ये सुनिश्चित करें कि मैतेई समुदाय सुरक्षित रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों पर आ जा सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें असाधारण व्यक्तित्व बताया है। मोदी ने कहा कि भागवत जी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और अपने कामकाज में निरंतर व स्वयंनुसार बदलाव को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने एक लेख में लिखा कि भागवत ने अपना पूरा जीवन सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव की भावना को मजबूत करने में समर्पित किया। मोदी ने कहा कि सरसंघ चालक होना सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत त्याग, स्पष्ट उद्देश्य और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। मोहन भागवत जी ने इस भूमिका में अपनी बौद्धिक गहराई और संवेदनशील नेतृत्व जोड़कर इसे और मजबूत किया है। विपक्षी खेमे में उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद से हलचल मची हुई है। चर्चा है कि उनके उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपने ही इन हाउस वोट पूरे नहीं मिले। वजह बताई जा रही है क्रॉस वोटिंग और कई वोटों का जानबूझकर अमान्य किया जाना। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि अगर सचमुच क्रॉस वोटिंग हुई है तो इंडिया गठबंधन के हर घटक दल को इसकी गंभीर जांच करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और इसकी व्यवस्थित पड़ताल जरूरी है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर जो चुनाव में विपक्ष के बूथ एजेंट थे, उन्होंने बताया कि विपक्ष के 15 वोट अमान्य हो गए। किसी ने यहाँ टिक किया, किसी ने दूसरी कॉलम में 1 लिख दिया। अलग अलग तरीके से वोट अमान्य किए गए। टैगोर ने कहा कि हमने वैचारिक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हमारे लिए सबसे दुखद यही अमान्य वोट रहे। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि शिवसेना उद्धव गुट का एक सांसद जिसने कथित तौर पर वोट अमान्य किया, एनडीए खेमे में जाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में
इंडिया ब्लॉक के सांसदों द्वारा क्रॉस वोटिंग पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। रिजिजू ने कहा कि एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में अंतरात्मा से वोट देने वाले इंडिया ब्लॉक के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद। एनडीए और हमारे सभी मित्र सांसद एकजुट हैं। एक विनम्र कुशल व्यक्ति और एक सच्चे देशभक्त को भारत का नया उपराष्ट्रपति चुनने पर सभी को बधाई। यूक्रेन युद्ध के बीच दो भारतीय नागरिकों ने द हिंदू से बात करते हुए बताया कि उन्हें जबरन रूसी सेना की ओर से लड़ाई में झोंक दिया गया है। इन दोनों ने दावा किया कि उनके साथ कम से कम 13 और भारतीय भी हैं। सभी पिछले 6 महीनों में छात्र या विजिटर वीजा पर मॉस्को पहुंचे थे। एजेंट ने उन्हें मजदूरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। दोनों भारतीय वर्तमान में डोनेस्क क्षेत्र के सेलिदोवे शहर में एक इमारत में रखे हुए हैं। रूस ने नवंबर 2024 में इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा किया था। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उन्होंने यह अपील दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ की है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ये मामला फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत उमर खालिद पर यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में शायद ही कोई हिंदू बंगाली नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत आवेदन कर रहा है। उन्होंने कहा कि असम के हिंदू बंगाली खुद को भारतीय मानते हैं और अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। शर्मा ने याद दिलाया कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने हिंदू बंगालियों को बसाया था और कभी उन्हें वापस भेजने की बात नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1971 से पहले असम में आए हिंदू बंगालियों को विदेशी मानने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उनके लिए सीएए का कोई मतलब नहीं है और उन्होंने इस कानून के तहत आवेदन भी नहीं किया है। अमेरिका के कंजर्वेटिव नेता और ट्रंप के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की बुधवार को यूटा में एक कार्यक्रम के दौरान गोलियां लगने से मौत हो गई। उनकी उम्र केवल 31 साल थी। बता दें, किर्क हाल ही में सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भारतीयों के वीजा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका भारत के बीच कोई ट्रेड डील होती है तो अमेरिका को और ज्यादा वीजा भारतीयों को देने पड़ेंगे, जबकि देश पहले ही भरा हुआ है और हमें अपने लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि भारतीयों की लीगल इमिग्रेशन से अमेरिकी नौकरियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम एक बार फिर गोल्ड के लिए आमने सामने होंगे। दोनों खिलाड़ी अगले हफ्ते टोक्यो में एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भिड़ेंगे। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड जीता था, जबकि पेरिस ओलंपिक में नदीम ने बाजी मारी थी। अब ये मुकाबला दोनों देशों के बीच हाल की सैन्य तनातनी के बाद पहली बार हो रहा है। हालांकि नीरज पहले कई बार कह चुके हैं कि खेल के मैदान पर उनकी अरशद नदीम से दोस्ताना रिश्ते हैं, भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनातनी क्यों ना हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.